नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। कल होने वाले किसान महापंचायत को लेकर फतेहाबाद के बाईपास से दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कूच किया। फतेहाबाद के पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन की अगुवाई में ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अपनी गाड़ियां लेकर किसान टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाने, पराली प्रबंधन और बिजली विधेयक सहित कई अन्य मुद्दों पर जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 वर्ष पूरा होने पर किसान आंदोलन की सालगिरह मना रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन 1 साल पहले टिकरी बॉर्डर की तरफ हम रवाना हुए थे। कृषि पर बने 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए एक बड़ी लड़ाई देश के किसानों ने छेड़ी थी और वो लड़ाई हम जीत चुके हैं। कुछ मांगे रह रही है अभी 1 साल पूरा होने पर टिकरी बॉर्डर के मेन स्टेज पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें लाखों किसान भाग लेंगे, लाखों मजदूर किसान भाग लेंगे और ये आंदोलन केवल किसान का नहीं रह गया, ये जन आंदोलन बन गया। इस आंदोलन को जीतने के लिए तमाम वर्ग के लोगों ने सहयोग किया है और एक लड़ाई हम जीत चुके हैं। बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसमें खेत जा रहे थे, जिसमें कॉर्पोरेट खेती पर कब्जा करने जा रहा था। उस कब्जे को हमने तुड़वा लिया है। जो रहती मांगे उनके लिए हम लड़ेंगे और 27 को फिर संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है। उसमें क्या निर्णय होगा, फिर अगला फैसला 27 को लिया जाएगा। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के तेवरों में भी नरमी देखने को मिली है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी सारी स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किसानों के सुधार के लिए, कृषि के सुधार के लिए, किसानों की भलाई के लिए शुरुआत की थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भरे मन से ये बात कही है कि ये ठीक है कि हमारे तब में कोई कमी रही होगी, हम कुछ लोगों को नहीं समझा सके और इस कारण मैं भरे मन से इस निर्णय को वापस ले रहा हूँ। और इसी संसद की कार्रवाई में हमें जो 29 तारीख को शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, कल कैबिनेट में भी मोहर लग चुकी है और इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा और कानून रिपील की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन किसान अब भी कह रहे हैं कि जो एमएसपी गारंटी है या किसान जो शहीद हुए हैं, देखिए, ये तो हम यही कहते हैं कि ये समझने का विषय है। किसी भी फसल का एमएसपी इतना जल्दबाजी में कोई नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम इसमें कृषि एक्सपर्ट, कृषि के वैज्ञानिक, प्रदेशों को प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की ज्वाइंट एक कमेटी का निर्माण करेंगे और वो जिस तरह से वो सिफारिशें करेगी उसी आधार पर एमएसपी का निर्णय ले लिया जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करना चाहिए। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। ऐसे में बॉर्डर पर किसानों के जमा होने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की लगातार मौजूदगी से आसपास के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो है कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, मुझे लगता है कि अब जो है हमें उनका साथ देना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि इसकी वजह से हमारी जो देश में तरक्की जो है वो किस तरह से बाधित हो रही है। क्या जो लोग जहाँ पर हम लोग बैठे हैं वहाँ के आसपास के लोग जो हैं उनको असुविधा हो रही है? क्या हमारा उस इलाके के आसपास का जो बिज़नेस है वो इसकी वजह से ज़बरदस्त तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है? मुझे लगता है कि इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमें जो है वो प्रशासन का और सरकार का साथ देना चाहिए। मैं तो आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती ही कर सकती हूँ हमारे किसान भाइयों से कि अब उनको, मुझे लगता है कि हम बार बार एक ही बात कह रहे थे कि कानून वापस हों, कानून वापस हों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो है कानून वापस के लिए बात कही है और एक मीटिंग भी हो चुकी है, कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है, तो अब तो मुझे लगता है कि अब हमें अपने देश की तरक्की में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करनी। पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश ने पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार का डर सता रहा है, इसी वजह से तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं।
उत्तरी भारत के जितने उपचुनाव हुए हैं जी, उनमें इनकी प्रगति हुई है। हिमाचल के 4 में से 3 हार गई, राजस्थान की सारी हार गई, हरियाणा में 1 थी वही हार गई। तो इन्हें अब डर हो गया यूपी के चुनाव, तो इसलिए उन्होंने किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंबाला में संविधान देश मजदूर बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हुए, जहां किसानों द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। चड़ूनी ने पंजाब चुनाव में उम्मीदवार उतारने और प्रचार करने का ऐलान किया। वहीं सोमवीर सांगवान ने कहा कि इस आंदोलन में हरियाणा वासियों और खाप पंचायतों का अहम योगदान रहा है। सम्मेलन में किसानों और दलितों का शोषण के खिलाफ एक साथ होकर लड़ने का ऐलान किया गया। ये हमारे भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए है। और आज जो कांता लड़िया जी हैं, जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दलित समाज से हैं, इन्होंने आज ये सम्मेलन बुलाया था ताकि हमारा जो भाईचारा है, जिसको बीजेपी बार बार तोड़ने का प्रयास करती है, 36+1 करने का प्रयास करती है, या आपस में दंगे करवाने का, आने बहाने से फूट डालने का प्रयास करती है, तो उसको हम इकट्ठा करने के लिए कि आज हम छोटे और बड़े भाई की तरह मिलके चलेंगे और आगे के लिए जो, क्योंकि हमारा या तो किसानों का शोषण है या मजदूरों का शोषण है, हमारा जातियों का सवाल नहीं है, पेट सबका और सबका शोषण जो है पूंजीपति कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो वास्तविक पूंजीपतियों के विरुद्ध है, वो हम संदेश एक देना चाहते हैं। जी, मैं प्रचार करने नहीं जाऊँगा, मैं ही इलेक्शन लड़वा रहा हूँ पंजाब में। और अब अगली बात कांता जी से पूछिए। मैं एक निर्दलीय विधायक के साथ साथ सांगवान खाप का प्रधान भी। और मोदी जी ने जो 3 कानून वापस लिए, जो संयुक्त मोर्चे की डिमांड थी, एमएसपी की गारंटी, जो हमारे भाई शहीद हो गए उनको शहीद का दर्जा, उनके बच्चों को रोज़गार और आर्थिक मदद, पराली से संबंधित, बिजली से संबंधित जो भी डिमांड थी, अभी वो पेंडिंग है। जब तक संयुक्त मोर्चे की 27 तारीख को मीटिंग है, संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा, हम तो 12 महीने से लगातार कंटिन्यू का समर्थन कर रहे हैं। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राकेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 कृषि कानून किसान हित में लाए थे और राष्ट्रहित में वापस ले लिए गए, परंतु हमारा कहना है कि देश सभी का है और ये कानून पूंजीपतियों के लिए बने थे, इसमें किसान के हित की एक भी बात नहीं थी। आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एमएसपी हमारा हक है और यह आंदोलन इस हक को लेने के लिए जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करनी है, उनको मुआवजा दिलवाना है। चरखी में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के साथ जो है बयान दिया। दिग्विजय झज्जर की रैली का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। इस बात की भनक किसान संगठनों को लगते हुए किसान विरोध करने के लिए मेजबान चौक इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करते हुए दिग्विजय के कार्यक्रम में पहुंच गए और काले झंडे दिखाए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय ने कहा कि किसानों ने काले झंडे दिखा सम्मान किया है और उनके विरोध को हमने गले का हार बनाया है। सदैव हम किसानों के साथ रहेंगे। अगर किसानों की कुछ बात रह गई दुष्यंत के माध्यम से, मैं उसे उठाने की मांग करूंगा। आज 9 दिसंबर की जन सरोकार दिवस की जो रैली है, उसके आयोजन के लिए हम सभी कार्यकर्ता हमारे परिवार को निमंत्रण देने, न्योता देने, इनविटेशन देने आए हैं। जितना जोश आज आप लोगों ने यहाँ देखा, उतना उत्साह देखा, निश्चित तौर पर हज़ारों की संख्या में दादरी हलके से, दादरी ज़िले से, दोनों बारडा और दादरी से भारी संख्या में लोग, बहुत नज़दीक में रैली है, उस कारणवश भी शामिल होंगे। ये रैली ऐतिहासिक होगी। 2 साल के जो काम है उनका जन जागरण और आने वाले 3 साल का मिशन तय वो रैली करेगी। सरों की गिनती से राजनीति के अंदर संख्या बल तय की जाती है, ताकत तय की जाती है। ये ताकत दर्शा देगी कि जेजेपी पार्टी का भविष्य क्या है। भाई, आज जैसे कि दादरी जिला के सभी खापों के सम्मानित प्रधान साहिबान, पूरे दादरी जिला के सभी भाई आए थे
और जैसा कि भाई कल मीटिंग में फैसला लिया था कि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला मोर्चा के आदेश के अनुसार अब तक बीजेपी के तमाम बीजेपी के लीडरों का अनुशासन में रहकर शांति से काले झंडे दिखाएंगे। तो आज दिग्विजय चौटाला आया दादरी के अंदर, इसको शांति प्रिय तरीके से अनुशासन में रहकर सभी किसान भाइयों ने और नौजवान साथियों ने काले झंडे दिखा के विरोध किया है। प्रदेश में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भिवानी के तोशाम में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। रबी की फसलों की बिजाई का मौसम खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी भी किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी कई किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों का कहना है कि अब वो फसलों की बिजाई कैसे करें। कुरुक्षेत्र के पेहवाग उपमंडल में 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर में 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता आज शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व विभागों के लगभग 800 खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। आयोजकों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, रेलवे, सीमा सशस्त्र बल सहित मेजबान हरियाणा की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजन मंडल से जुड़े साइकिलिंग संघ के उपाध्यक्ष हरबंस सिंह ओजला ने कहा कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में वेलोड्रम बनाने की मांग भी उठाई और कहा कि ये खिलाड़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, सरकार इस तरफ ध्यान दे। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए अब कोई समय निर्धारित न करने का निर्णय लिया है, चाहे वो मार्केट में काम करने वाला लेबर हो या कोई फैक्ट्री में काम करने वाला अधिकारी हो, वक्त के चलते ही अपना टीकाकरण करवा सकता है। स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएमओ एमपी सिंह ने बताया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में लोगों का टीकाकरण किया गया है। उसी बीच कुछ समय निर्धारित के चलते काफी लोग वक्त रहे वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, जिन्हें अब जगह जगह कैंप लगाकर अपनी वैक्सीन की फर्स्ट और सेकेंड डोज आराम से लगवा सकेंगे। कोरोना भले ही कम हो गया हो, लेकिन उसका खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने शादियों के सीजन को खतरा बताया। एक बार फिर से लोगों को आगाह किया गया कि कोरोना के खतरे से बचना है तो वैक्सीन जरूर लें। दरअसल अंबाला में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 2 संदिग्ध मरीज पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से चूक नहीं करने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग इन दिनों हर घर दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहा है, जिसमें रोजाना 7000 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट भी कर दिया। जिले में पहली 100% दे दी गई, दूसरी डोज लेने से लोग बच रहे हैं, जिसके चलते ये आंकड़ा 77% पर ही पहुंच पाया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डायल 112 एक बेहतरीन कदम साबित हुआ, लेकिन करनाल में डायल 112 हेल्पलाइन नंबर भी की जा रही लोगों की बेहद मामूली पारिवारिक और छोटी शिकायतों के चलते पुलिस की दिक्कतें बढ़ गई हैं। आवश्यक स्थितियों में लोगों को पुलिस मदद मुहैया कराने के लिए डायल 112 सर्विस शुरू की गई थी, लेकिन अब लोगों ने ही इस सर्विस का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो कॉल्स जो है हेडक्वार्टर पर जाती हैं, उनमें से अधिकतर कॉल जो हैं वो पुलिस हेल्प के लायक भी नहीं होती। हमारे साथ जिले की एएसपी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से कार्यप्रणाली है और अभी किस तरह की दिक्कतों का सामना ईवीआर को करना पड़ रहा है। डायल 112 एक इमरजेंसी सर्विस है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस सहायता की आवश्यकता है तो वो अपना 112 नंबर डायल करके, और हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स है, हमारे ज़िले में लगभग 33 गाड़ियां हैं जो कि डायल 112 के तहत आने वाली शिकायतों पे कार्रवाई के लिए जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसे भी इमरजेंसी पुलिस सर्विस की आवश्यकता है वो डायल 112 पे कॉल करके यह सुविधा जो है प्राप्त कर सकता है। अभी तक हमारे पास प्रत्येक दिन में एवरेज 80 के लगभग कॉल्स आती हैं, जिसमें से अगर हम एनालाइज करें तो लगभग 15% कॉल्स ऐसी हैं जिसमें कि पुलिस
सहायता की आवश्यकता नहीं होती, या वो एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर देती हैं और उसमें गलत सूचना जो है पुलिस को दी जाती है। तो हमारा सभी से यही अनुरोध है कि यह एक इमरजेंसी सर्विस है और इसमें काफ़ी रिसोर्सेज लगे हैं, तो सिर्फ इमरजेंसी के समय पर ही इस सुविधा को जो है वो अवेल करे पब्लिक, और किसी प्रकार की मिसगाइडिंग या मिसलीडिंग जो है इन्फॉर्मेशन पुलिस को ना दे, अन्यथा गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये सुविधा शुरू की गई थी उसका औचित्य या कहें या मकसद कहें उसका यही था कि लोगों को आवश्यक स्थितियों में पुलिस की हेल्प जो है त्वरित स्थिति में दी जा सके। लेकिन जिस तरह से शाम ढलने के बाद ही जो है पुलिस हेडक्वार्टर पर फेक कॉल पहुंचती है या कहें कि अनावश्यक कॉल पहुंचती है, उसके बाद इस सुविधा को लेकर जो है वास्तविक लोगों तक उसका लाभ पहुंचने को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरीदाबाद की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। दीपावली के 20 दिन बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, और अगर फरीदाबाद की बात करें तो फिलहाल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 बना हुआ है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से 4 जिलों में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क बंद करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन बावजूद इसके जो सड़कों से उड़ती धूल है, डस्ट है, वो लोगों को परेशान कर रही है। PM 2.5 की बात करें चाहे PM 10 की बात करें, वो लगातार उसका भी स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो डस्ट है वो सांसों के माध्यम शरीर में जा रही है और लोगों को बीमार बना रही है। अगर मैं आसमान में भी आपको दिखाऊं तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो आप धुंध देख रहे हैं, ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग है, जहरीली हवा है, और ये जो आबो हवा फरीदाबाद की है वो पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। और इसीलिए बार बार डॉक्टर कह रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट इसीलिए आगाह कर रहा है, खास तौर से उन लोगों को जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो घटा नहीं है, 400 से ऊपर फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये लोगों को बीमार बना रहा है। जांच जो एजेंसी हैं, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, अधिकारी दावे जरूर कर रहे हैं और पानी का छिड़काव, सड़कों पर पेड़ों पर पानी का छिड़काव की बात की जा रही है, लेकिन जो व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है वो लोगों को जहरीला जो हवा है वो परेशान कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कब तक नीचे आता है, चूँकि 400 से ऊपर अगर पॉल्यूशन का लेवल फरीदाबाद में है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में देश भर में फरीदाबाद शुमार है। औद्योगिक नगरी इसको कहा जाता है, और औद्योगिक नगरी में चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो भी लोगों को बीमार कर रहा है। लेकिन जो एजेंसी हैं उनकी तरफ से अभी भी ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है कि आखिर कदम क्या उठाए जा रहे हैं, आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम कैसे किया जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो एजेंसियों के लिए, अधिकारियों के लिए और सरकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट चिंता जताते हुए कह रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे आता है, या अभी भी लोगों को इसी तरह से प्रदूषित माहौल में रहना पड़ेगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। पानीपत में सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि ठेकेदार की दबंगई के चलते 14 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में मरीजों की देखभाल की, लेकिन आज ठेकेदार की मनमानी के चलते उनकी अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा खत्म किए और पुराने कर्मचारी नहीं हटाए जाएं, समान काम समान वेतन दिया जाए, आउटसोर्सिंग का बकाया वेतन जारी किया जाए और हटाए गए कर्मचारियों को तुरंत वापस लिया जाए। यमुनानगर के सिटी सेंटर के पास कबाड़ के गोदाम में आग लगने से वहां रह रहे एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने गोदाम के साथ लगते घरों के ऊपर से गोदाम की दीवार तोड़ चारों शवों को, लेबर के बाकी अन्य 17 लोगों को निकाला। यहां लेबर के बने 8 क्वार्टर में 22 लोग रहते थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं 4 लोगों की मौत से इलाके में मातम पसर गया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन जांच के बाद ही सही कारण सामने आ पाएगा। 2:30 बजे हमारे को सूचना मिली कि सिटी सेंटर रोड पे कबाड़ के दुकान में आग लगी। तो
जैसे ही हमारे को सूचना मिली इमीडिएटली 2 गाड़ियाँ जो है मौके पर भेजी गई। यहाँ आगे पता लगा कि आग ज़्यादा है तो हमने 4 गाड़ियाँ और भिजवाई, मौके पर 6 गाड़ियाँ आई। और पता लगा कि साथ में रैसी क्वार्टर बने हुए हैं, उनके अंदर जो है 4 आदमी फंसे हुए हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बड़ा आदमी। तो हमने तुरंत उनको लोकल लोगों की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाला और हॉस्पिटल। रोहतक के खोखराकोट इलाके में हलवाई ने फांसी लगाकर जान दे दी। 23 वर्षीय संदीप के परिजनों ने फाइनेंसरों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार राजविंद्र नाम का गारंटर शाम को संदीप को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद भोम अखाड़े के नजदीक कमरे में सुबह फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया है। झज्जर जिले के झाड़ली क्षेत्र में गोरिया गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक नवविवाहिता की शादी के 3 महीने बाद इस संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव घर की छत पर पड़ा हुआ मिला। यही नहीं, विवाहिता ने गले और शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर पत्नी मोनू का शव घर की छत पर पड़ा हुआ मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की छानबीन का मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। उधर इस मामले में साक्षी के पिता राजेश ने अपनी बेटी की हत्या दहेज की वजह से किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने राजेश की शिकायत पर साक्षी के पति मोनू, उसके भाई और साक्षी की सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। मामले की जांच जारी है। सुबह कंट्रोल रूम से चौकी झाड़ली में सूचना प्राप्त हुई कि साक्षी वाइफ ऑफ मोनू आरो गोरिया की हत्या हो चुकी है और नाश उसके घर के ऊपर पड़ी हुई है। जिस सूचना पर झाड़ली चौकी मौका पर पहुंची और मृतका साक्षी के पिता राजेश ने एक दरखास्त पेश की, जो दरखास्त में दहेज से संबंधित विवादों के कारण इसकी हत्या की गई है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। नाश मृतका साक्षी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तफ्तीश नियमानुसार एसआई प्रवीण द्वारा लाई जा रही है। तो 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।